बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर 1 होता है, पिछला वाला भाग का वीडियो है वो पहले ही बन चुका है। आप लोग पिछला वाला भाग का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये अगला भाग है। चलिए आइए हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत रहे। तो अब यहाँ पर पढ़ना है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में सबसे साहित्यिक स्रोत में देखिए उपनिषद पहला। ये पीछे साहित्यिक स्रोत में वेद के बारे में ये सब पढ़ लिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उपनिषद देखिए, उपनिषद क्या है, उपनिषद में क्या मिलता है, हमें उपनिषद से क्या स्रोत मिलते हैं भारतीय इतिहास से। यह छोटे कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, ये बड़ा बड़ा कर्मकांड नहीं करता है, यानी कि बड़ा बड़ा पूजा पाठ की विधि नहीं है इसमें, एकदम छोटे छोटे पूजा पाठ की इसमें विधि है। और ब्राह्मण यज्ञ और आरण्यक के बीच डोलता है, यानी कि देखिए ब्राह्मण यज्ञ समझिए, ये ब्राह्मण यज्ञ है, ये आरण्यक है। आरण्यक का मतलब ये होता है कि लोग जंगलों में जाकर जब तपस्या करते हैं तो उसको आरण्यक बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्राह्मण, ये बड़ा बड़ा यज्ञ करवाया जाता था, यानी कि बड़ा बड़ा यज्ञ जब करवाया जाता है तो ब्राह्मण यज्ञ होता है। तो देखिए, लेकिन ये जो था ये बीच में, उपनिषद बीच में था, ना इसके ब्राह्मण यज्ञ जितना बड़ा था और ना आरण्यक जैसा संन्यासवाद था, ये दोनों के बीच में था, यानी कि छोटा कर्मकांड, पूजा भी पाठ था और इसमें तपस्या की भी विधि थी, ये दोनों के बीच में था। अब देखिए, इसकी रचना गुरु और शिष्य के बीच बातचीत होती है, यानी कि इसकी रचना से होती है गुरु और शिष्य के बीच बातचीत होता है, जिसके इहलोक और परलोक के बारे में बात होता है, आत्मा और परमात्मा के बारे में बात होता है। गुरु और शिष्य के बीच आत्मा परमात्मा क्या है, इस लोक से और उस लोक में जन्म होता है तो क्या होता है, ये सारी बातें किसमें की गई है, उपनिषद में की गई है। और इसमें यह है कि वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि वैदिक कालीन संस्कृति कैसी थी उसके बारे में। देखिए, जब भी जो कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है उस समय के उसके सामाजिक आर्थिक उस समय के लोग कैसे हैं, आसपास के परिवेश कैसा, सबके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय की भी जानकारी उसमें लिखी रहती है। तो ये मिला है वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में जानकारी इसमें मिलती है, ये है उपनिषद। उपनिषद के बारे में इतना ही है। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं वेदांग साहित्य। वेदांग साहित्य क्या है, वैदिक साहित्यों को पढ़ने और समझने के लिए इसको बनाया गया था। वैदिक साहित्य को पढ़ने और समझिए, वैदिक साहित्य जो वेद है वो ऋषियों द्वारा रचा गया था। वेद तो शुरू में तो ऐसे बोलकर याद करते, कंठस्थ कर दिया जाता है, एक पीढ़ी को मान लीजिए कोई हमको सुनाया, हम दूसरे को सुनाए, फिर वो दूसरा, लेकिन बाद में इसकी रचना की गई। तो इसकी जो भाषा थी वो सरल नहीं थी, इसीलिए क्योंकि ऋषियों द्वारा ये रचना किया गया था, इसीलिए वेदांग साहित्य की रचना हुई। इसको भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वेदों को वेदांग साहित्य की रचना हुई। उसके बाद इसका 6 प्रमुख अंग है, शिक्षा, व्याकरण, छंद और निरुक्त, ज्योतिष और कल्प है। वैदिक देखिए, ये शिक्षा में क्या मिलता है, शिक्षा में मिलता है वैदिक मंत्रों का उच्चारण मिलता है। व्याकरण में क्या मिलता है, ध्वनि, संयोग और भाषा मिलता है। व्याकरण में क्या होता है, ध्वनि, संयोग और भाषा। और वैदिक ये छंद में क्या मिलता है, छंद में मिलता है वैदिक मंत्रों की रचना का विधान मिलता है, यानी कि वैदिक मंत्रों की रचना कैसे हुई, सबका विधान किसमें मिलता है, छंद रचना, इससे हम जान सकते हैं। अब निरुक्त शब्द रचना, शब्द रचना कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। ज्योतिष से मिलता है ब्राह्मण संबंधित और वैदिक परिकल्पनाएं, यानी कि ब्राह्मण संबंधित और वैदिक परिकल्पनाएं कि जो भविष्य में क्या होगा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये सारे वैदिक परिकल्पनाएं किसमें मिलती है, इसमें, ज्योतिष में। उसके बाद कल्प, कल्प में भी ये मंत्रों के बारे में, मंत्रों के उच्चारण के बारे में बताया गया है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्याय है। संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, पाणिनि का अष्टाध्याय है। पाणिनि का अष्टाध्याय है संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ, अभी कोई नहीं है। महाकाव्य, देखिए महाकाव्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत का प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत है। महाकाव्य में मेनली 2 ही आते हैं, रामायण और महाभारत। ये भारत को जो प्राचीन महाकाव्य है, इसमें देखिए रामायण और महाभारत से संपूर्ण भारत के लगभग इतिहास के बारे में जानकारी हो ही जाती है, लेकिन ये एक महाकाव्य, इसमें डेट नहीं है, लेकिन ये महाकाव्य ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है इससे भारत के इतिहास के बारे में। उसके बाद इसके बाद पुराणों की पुराण आते हैं, महाकाव्यों के बाद पुराण ही आते हैं। इसका अर्थ होता है प्राचीनतम गाथा। पुराण का अर्थ क्या होता है, प्राचीनतम गाथा। और उसके बाद इसमें गुप्त काल की जानकारी, पुराणों में हमें क्या मिलती है, गुप्त काल 14वीं 15वीं शताब्दी की जानकारी हमें मिलती है। आमतौर पर पुराण 18 है,
आमतौर पर पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन विदेशी साहित्य के बारे में। तो देखिए, भारत जो है प्राचीन समय में भी एक शिक्षा का और टूरिस्ट प्लेस दोनों बना हुआ था। यानी शिक्षा का भी एक केंद्र था और टूरिस्ट प्लेस भी था। यानी कि बाहर से यात्री यहाँ पर घूमने के लिए आते थे और ये एक शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र था। यानी कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए भी आते थे। तो ये जो विदेशी साहित्य है ये भी भारत के इतिहास जानने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो देखिए, अब विदेशी साहित्य क्या हुआ कि बाहर से लोग जब आते थे देखने के लिए भारत को, तो भारत को जब देखने के लिए आते थे क्या करते थे ये कि ये अपने साथ ले आते थे किताब, ये अपने साथ लिखने वाला लेकर आते थे और यहाँ का जो बारे में जो देखते थे वो लिखते थे, या यहाँ से देखकर जो कुछ भी जाते थे वहां पर क्या करते थे? लिख देते थे। जैसे अभी वर्तमान समय में कोई भी टूरिस्ट आएगा, भारत में आता है, तो देखिएगा हाथ में कैमरा लेते हुए आता है। जो कुछ भी अच्छी चीजें होगी तस्वीरों में खींचकर या जैसे भी करके अपने देश लेकर जाता है, यानी कि भारत के बारे में जानकर जाता है। लेकिन उस समय कैमरा तो था नहीं, तो उस समय कैमरा के रूप में था कि जो कुछ भी लोग देखते थे वो क्या करते थे? लिख देते थे। तो वही था, तो वही कुछ लिखा हुआ अभी भी स्रोत जो मिला हुआ है जिससे भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हम इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनानी वृत्तांत की। यानी कि विदेशी साहित्य में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो यूनानी वृत्तांत की, यानी कि यूनान देश की है। यूनान देश से देखिए, सिकंदर के आक्रमण के बाद, आपको पता है कि ये सिकंदर कहाँ का था? ये यूनान का था। तो सिकंदर के आक्रमण के जस्ट बाद, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत और यूनान की जो संस्कृतियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। यानी भारत और यूनान के संस्कृतियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ संस्कृति आने जाने, संस्कृति का मतलब लोग जब आएंगे जाएंगे तो संस्कृति परंपराएं ये सब आएगी जाएगी। तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर से, तो उसने भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आया था कि वो विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था। लेकिन भारत में आकर उसका सपना टूट गया। तो जो देखिए, भारत पर जब उसको आक्रमण किया तो वो बहुत सारे वहाँ के लोग भी, वहाँ की जो सेना थी वो आई और वहाँ के व्यापारी लोगों को भी नजर किस पर पड़ गई? भारत की ओर आकर्षित हुआ। बहुत सारे बुद्धिजीवी तथा व्यापारियों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ। यानी देखिए, भारत जो प्राचीन समय में भी एक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे मात्रा में जैसे चावल का और बहुत सारे जो कपड़े, ये सब ऐसे बहुत सारे वस्तुओं का यहाँ से निर्यात होता था। यानी कि बाहरी देशों में भेजा जाता था, बेचा जाता था। तो वहाँ के जो व्यापारी क्या देखेंगे? व्यापारी दूसरा कुछ नहीं देखेंगे व्यापार का कहाँ हमें फायदा ज्यादा है, कहाँ से हम सामान लाएंगे कि ज्यादा फायदा होगा। तो भारत में उनको फायदा दिख रहा था उन व्यापारियों को, तो व्यापारी भी आने लगे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। उसके बाद हुआ ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी दूतों का आवागमन शुरू हुआ। यानी कि वहाँ के दूत आया था मेगास्थनीज, जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे। मेगास्थनीज आया था वहाँ यूनान का, जिसने पाटलिपुत्र का आंखों देखा हाल अपने इंडिका में वर्णन किया। इंडिका उसकी एक पुस्तक थी। यहाँ पाटलिपुत्र के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, उस समय के विधि व्यवस्था के बारे में, राजा के बारे में, सेना के बारे में, ये सारा बात किस में? इंडिका में लिखा हुआ है। तो उससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन इंडिका पूरा तरह से मिल नहीं पाया है। इंडिका के कुछ इधर उधर के स्रोत मिले हैं, लेकिन पूरा इंडिका मिल नहीं पाया है। अब देखिए, तो उससे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होती है। उसके बाद यूनानी लेखक हेरोडोटस का नाम तो जानते ही होंगे, इतिहास के जनक जिसे कहा जाता है हेरोडोटस ने क्या किया? हेरोडोटस के पुस्तक में भी ये भारत का जिक्र मिलता है। अब उसके बाद कई यात्रियों ने भी भारत की आंखों देखा हाल को वर्णन किया। यानी कई यात्री ऐसे थे जो आए तो भारत में, यूनान के यात्री भारत में आए और उसका आंखों देखा हाल, यानी कि आंखों देखा हाल वर्णन किया। आप देखिए, भारत से बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं जाती थी। आपको पता है भारत अभी भी आयुर्वेदिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं। तो यहाँ से निर्यात पहले आपको पता है, पहले आयुर्वेदिक दवाओं से ही लोगों का काम चलता था। तो आयुर्वेदिक दवाओं का भी ये निर्यात कहाँ पर होता था? यहाँ पर यूनान में। तो इससे भी भारत और यूनान का कुछ संबंध बना हुआ था। अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब रोमन की बात कर लेते हैं। रोमन की बात कर लेते हैं। तो ये रोमन टॉलमी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक टॉलमी। तो जो टॉलमी था, टॉलमी ने भूगोल
टॉलमी ने अपने भूगोल में भारत का मानचित्र मिला, भारत उसके भूगोल में किसका मानचित्र मिला? भारत का। लेकिन वो मानचित्र कैसा था? अधूरा था, वो पूर्ण मानचित्र नहीं था। उसका मानचित्र कैसा मिला? अशुद्ध था, उसका मानचित्र अशुद्ध था। और वहां से थोड़ा बहुत व्यापार का भी काम होता। देखिए भारत के जो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहां से व्यापार होता ही था, यानी कि जो भी आपका नाम आएगा वहां से समझिए कि व्यापार होता था। वो कुछ भी मतलब कोई कैसा भी संबंध हो उस देश से, लेकिन उस वहां से व्यापार होता था भारत के आसपास क्षेत्र से। अब उसके बाद चलते हैं चीन के बारे में। देखिए ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी से प्रारंभ हुआ चीन से आवागमन। भारत और चीन का ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से प्रारंभ हुआ। ये आपको पता है भारत और चीन के बीच में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, वो माउंटेन है, वो क्या कहते हैं, ये हिमालय पर्वत है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है आने जाने में उस समय दिक्कत होता था। अब उसके बाद कनिष्क के समय भी, कनिष्क जो राजा था, कनिष्क के समय भी व्यापार में तेजी आई। बहुत सारे राजा भी होते थे जो व्यापारियों को सपोर्ट करते थे, यानी कि व्यापार को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि बाहरी जो ये आसपास के देश है वहां से व्यापार हम लोगों को बढ़े, तो उनने भी सपोर्ट किया, तो वहां पर थोड़ा तेजी आई। इसी समय बौद्ध धर्म चीन जाने लगा, यानी बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचारक कहाँ गए थे? चीन गए थे। बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचारक कहाँ गए थे? चीन गए थे। उससे भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, लोगों को पहचान बना कि हाँ ये भारत है, ये चाइना है। और उसके बाद कई यात्री जैसे फरिहान, वेनसोंग आदि भारत भ्रमण के लिए आए, यानी कि फरिहान को जानते ही हैं, वेनसोंग, ये दोनों भारत आए थे भ्रमण के लिए। कौन, कहाँ के यात्री थे? चीन के यात्री थे। इन्होंने जब आए और अपने पुस्तक लिखा था, इनके पुस्तक से भी बहुत सारे भारत के जो पुरातात्विक जो स्थल है वो मिले, इनके पुस्तकों से मिले। पुरातात्विक स्थल इन दोनों के पुस्तकों से मिले। ये भारत भ्रमण के लिए आए थे और बहुत कुछ लिखे भी थे भारत के बारे में। उसके बाद अब थोड़ा तिब्बत की बात कर लेते हैं, पास वाला भी तिब्बत है। बौद्ध धर्म प्रचार के कारण अधिक जुड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म यहाँ पर बहुत मात्रा में है, अभी भी बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर है तिब्बत में। बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ये जुड़ा हुआ था, यानी कि यहाँ के जो बौद्ध धर्म के प्रचारक भारत से वहां जाते थे, वहां से भारत आते थे, इसलिए तिब्बत से हम लोगों का पहचान बना हुआ है। उसके बाद अरब, व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, अरब से भी व्यापार होता था भारत का। तो यही कुछ विदेशी स्रोत थे जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए अगर ये इस चैप्टर का अगर पिछला वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए।